राधे राधे दोस्तों। रीट मुख्य परीक्षा सामान्य विज्ञान की क्लासों में हमने इससे पहले की जो क्लासें थी उसमें अम्लशाल लवण की क्लास ली थी। उसके बाद भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित क्लास थी। फिर उसके बाद हमने तत्व यौगिक मिश्रण में तत्वों को पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास है ये यौगिक और मिश्रण से संबंधित रहेगी। रीट से जो मुख्य परीक्षा है उससे संबंधित क्लासों में जो हम बात करें तो रसायन विज्ञान से संबंधित ये 3 टॉपिक आपके थे। इनकी आज अंतिम क्लास है थ्योरी से संबंधित। इसके बाद एक न्यूमेरिकल या एमसीक्यू की हम क्लास लेंगे रसायन विज्ञान की। इसके बाद जो टॉपिक चलेंगे हमारे भौतिक विज्ञान से संबंधित चलेंगे, जिसमें गति, बल एवं गति के नियम और प्रकाश की बात होगी। और लास्ट में हम जो है बायोलॉजी से संबंधित बात करेंगे। अब जो अभी भौतिक विज्ञान की क्लासें रहेगी उसको भी मैं इसके बाद नेक्स्ट शुरू करूंगा, लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये यौगिक और मिश्रण से संबंधित बात होगी। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं दोस्तों। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। यौगिक की बात करते हैं। यौगिक जिसे इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, यौगिक में दोस्तों दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो जो रासायनिक संयोग कर यौगिक का निर्माण होता है, जो दोनों तत्व है वो रासायनिक संयोग कर किसका निर्माण करेंगे, यौगिक का निर्माण करेंगे। इसमें तत्व दो या दो से अधिक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए है CO2, NH3, H2O, CO, नमक और चीनी। अब यहाँ पर CO2 हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के अणुओं के मध्य 1:2 के अनुपात में क्या हुआ है, संयोजन हुआ है। 1:2 के अनुपात में क्या हुआ है, इनके बीच संयोजन हुआ है। अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें कार्बन का एक अणु है और ऑक्सीजन के 2 अणु है, तो इसमें 1:2 में संयोग हुआ। NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन के 3, इसमें 1:3 के रूप में संयोग हुआ। जल की बात करें H2O की तो इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु है और ऑक्सीजन का 1 अणु है, तो इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं के मध्य संयोग होगा वो 2:1 में होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन 1 ऑक्सीजन 1, तो इसके मध्य इन दोनों में किसका अनुपात है, 1:1 अनुपात है। ऐसे ही नमक और चीनी के यहाँ पर उदाहरण है, ये यौगिक से संबंधित। अब हम बात करें यौगिक के तत्वों को उचित रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले अवयवों में विभक्त किया जाता है। जो यौगिक जो है तत्वों को मिलाने से, दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने से यौगिक बना, उसी यौगिक को भिन्न प्रकार की गुणों वाले अवयवों में विभक्त किया जाता है। किसके द्वारा, रासायनिक विधियों द्वारा। तो रासायनिक विधियों द्वारा उसी यौगिक को हम वापस क्या कर सकते हैं, भिन्न प्रकार के गुणों वाले अवयवों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, जैसे यहाँ 2NH3 है, इसको रासायनिक अभिक्रिया द्वारा 3N2 और H2 में विभक्त किया जा सकता है। जैसे 2H2O है तो 2H2 और इसको O2 में विभक्त किया जा सकता है। तो तत्वों को किसके द्वारा, रासायनिक विधियों द्वारा। जो यौगिक यौगिक रहेंगे तो यौगिक के तत्वों को उचित रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले अवयवों में क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। अब तत्व की क्रिया के बारे में पढ़े तो तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जो यौगिक का निर्माण होता है ये तत्वों की क्रिया के फलस्वरूप होता है। तत्वों के क्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उनके गुणधर्म व संगठन सदैव क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बना तो जल के जो गुणधर्म रहेंगे और उसका जो संगठन रहेगा वो स्थायी रहेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें यौगिक के प्रकार। तो यौगिक के प्रकार में दो तरह के यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, जो यौगिक कार्बन व हाइड्रोजन से क्यों व्युत्पन्न होते हैं। जो भी यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन के व्युत्पन्न होंगे वो कार्बनिक यौगिक होंगे। जैसे CH4 की बात करें तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही आ रहे हैं, तो ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक में आएंगे हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त जितने भी यौगिक रहेंगे, मतलब जिसके भी रासायनिक सूत्र में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रहेंगे वो तो कार्बनिक यौगिक हो गया। और अकार्बनिक यौगिक जो इसमें हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त यौगिक हो, जैसे इसमें कार्बन नहीं है तो H2SO4 जो है यह क्या हो गया, अकार्बनिक यौगिक हो गया। और जिसमें भी कार्बन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें मिश्रण। यौगिक से संबंधित इतनी ही बात है मुख्य रूप से। अब आज हम मिश्रण पढ़ेंगे। मिश्रण में हम मिश्रण कितने प्रकार का होता है, मिश्रण की जो पृथक्करण की विधियां हैं जो आपके राजस्थान बोर्ड की किताबों में दे रखी है, उसके अलावा अन्य किताबों से जो जो विधियां हमें दी गई है और जो जो इंपॉर्टेंट विधियां है जो प्रीवियस ईयर या पुराने पेपरों में भी भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, मैंने उन सबका यहाँ पर एक सिलेक्शन करते हुए सभी को एक ही जगह पर मैं लाया हूँ। सारी जो पृथक्करण की विधियां हैं उनको भी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब मिश्रण की हम शुरुआत करते हैं। तो मिश्रण वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है। यौगिक तो एक निश्चित अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है, जबकि मिश्रण क्या होता है,
तत्वों या यौगिकों के एक अनिश्चित अनुपात में मिलने से मिश्रण की प्राप्ति होती है। या हम देखें, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलाए जाए एवं उनके मध्य कोई रासायनिक क्रिया ना हो तो उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे यौगिक को हम बना रहे थे तब तो हम दो या दो से अधिक तत्वों को मिला रहे थे और एक निश्चित अनुपात में मिला रहे थे, जबकि मिश्रण में जो तत्व और यौगिक मिलकर मिश्रण का निर्माण करेंगे, दो या दो से अधिक तत्व या मिश्रण मिलकर जो यौगिक का निर्माण करेंगे, उसमें जो है अनिश्चित अनुपात में उनको मिलाया जाएगा और उनके मध्य क्या होगी, कोई रासायनिक क्रिया ना हो। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिला जाए और उनके बीच में क्या ना हो, कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, मिश्रण कहेंगे। अब हम मिश्रण में आगे बढ़ते हैं। मैं मिश्रण के उदाहरणों की बात करूं तो ये दिए हुए हैं, लेकिन हम मिश्रण को पहले दो भागों में बांट लेते हैं ताकि आपके जब उदाहरण आप देखोगे मिश्रण के तो उसमें आपको समांगी और विषमांगी दोनों ही प्रकार के उदाहरण आपको वन बाय वन पता चल जाएगी, कौन सा समांगी मिश्रण है और कौन से विषमांगी मिश्रण है। तो मिश्रण को हमने दो भागों में बांटा है। पहला भाग है समांगी मिश्रण। तो ऐसा मिश्रण जिसके घटकों को मिश्रण में अलग अलग नहीं देखा जा सकता। एक ऐसा मिश्रण जिसमें जो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिले हुए हैं उनको हम आंखों से नहीं देख सकते, उसको कौन सा मिश्रण कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। या ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ पूर्ण रूप से घुल जाते हैं एवं प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं। समांगी मिश्रण उसे कहेंगे जिसमें पदार्थ क्या होगा, पूर्ण रूप से घुल जाएगा और प्रत्येक भाग का जो गुण रहेंगे वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे। इसके उदाहरण की बात करें तो नमक तथा जल का मिश्रण। अब जैसे नमक और जल का मिश्रण मैंने बनाया, जल में मैंने नमक को घोला, मैं नमक की को जल में घोलने के बाद मैं उस जल की कोई से भी बूंद लूं, एक बूंद भी अगर मैं लूंगा तो उसके गुण समान रहेंगे, मतलब वो मुझे नमक की वजह से क्या लगेगी, खारी लगेगी या उसमें नमकीन उसका क्या रहेगा, स्वाद रहेगा। मैं दूसरी बूंद लूंगा, उसका भी नमकीन स्वाद रहेगा। तो एक प्रकार से बात करें जो प्रत्येक भाग का गुण क्या रहेगा, समान रहेगा। मतलब नमक को अगर मैंने जल में घोल दिया तो मैं उस घुले हुए जल, जो नमक जो जल में घुला हुआ है, उस जल से मैं कहीं से भी उस जल के अंदर से एक बूंद जल भी लूंगा तो उसका जो स्वाद रहेगा वो नमकीन रहेगा, मतलब उसमें उस नमक का गुण प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पर जो प्रत्येक भाग में उसके गुण क्या रहेंगे, समान रहेंगे। और मैं अगर उस जल में नमक को घोलूं तो उसके बाद मुझे यह पता नहीं चलेगा कि इसमें नमक घुला हुआ है या नहीं, जब तक मैं उसको चखूं नहीं। मतलब देखकर हम नहीं बता सकते कि उसमें नमक घुला हुआ है या नहीं, मतलब हम उसको अलग अलग नहीं देख पा रहे। नमक और जल को अलग अलग नहीं देख पा रहे। जब हमने जल में नमक को घोल दिया तो हम नमक को और जल को क्या नहीं कर पा रहे, अलग अलग नहीं देख पा रहे। तो ऐसा मिश्रण जिसके घटकों को मिश्रण में अलग अलग नहीं देखा जा सकता तो वो समांगी मिश्रण रहेगा। तो नमक और जल का मिश्रण क्या रहेगा दोस्तों, वो समांगी मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि जल में नमक घुलने के बाद हम नमक को नहीं देख सकते। इसी प्रकार हवा में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, पर क्या हम हवा में इन गैसों को अलग अलग देख पाते हैं, नहीं देख पाते। तो हवा भी क्या रहेगा, समांगी मिश्रण रहेगा, मतलब हम उनमें अलग अलग गैसों को नहीं देख पा रहे हैं। जल तथा एल्कोहल का मिश्रण भी रहेगा, वो भी समांगी मिश्रण रहेगा। चीनी तथा जल का मिश्रण, मैं एक गिलास जल लेता हूं, उसमें मैं नमक घोल देता हूं, फिर मैं एक गिलास जल लेता हूं, उसमें मैं चीनी या शक्कर को घोल देता हूं। क्या मैं उन दोनों गिलासों को देखकर बता सकता हूं क्या कि इस गिलास में यह वाला जो गिलास है इसमें शक्कर घुली हुई है या चीनी घुली हुई है और इस वाले गिलास में नमक घुला हुआ है, नहीं बता सकते। मतलब आप देखकर नहीं बता सकते कि जो दोनों पदार्थ है मिश्रण में वो कौन सा पदार्थ उसमें घोला गया है या मिलाया गया है। यही तो है कि अलग अलग नहीं देखा जा सकता। जो मिश्रण के घटक उनको क्या नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं देख सकता। तो जब तक मैं नमक और जल का मिश्रण और चीनी तथा जल के मिश्रण को चखूंगा नहीं, तब तक मुझे पता नहीं चलेगी कि इस जल में नमक मिला हुआ है या चीनी मिला हुआ है। इसी तो लिए समांगी मिश्रण है। क्यों? क्योंकि इसके मिश्रण में जो है अलग अलग हम घटकों को नहीं देख पा रहे। मिश्र धातु जैसे कांसा, पीतल, इनको हम देख के नहीं बता सकते कि इनके अंदर कौन कौन सी धातुएं मिलाई गई है। तो जब तक हम उन धातुओं को देखकर नहीं बता सकते तो वह कौन सा रहेगा, समांगी मिश्रण रहेगा। जो मिश्र धातुओं का मिश्रण रहेगा वो भी क्या रहेगा, समांगी मिश्रण रहेगा, क्योंकि पीतल को मैं देख के नहीं बता सकता कि इसके अंदर कौन कौन सी धातुएं मिलाकर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करें अक्रिय गैसों का मिश्रण। अक्रिय गैसों को मिश्रण में भी हम नहीं बता सकते उसको देख करके इसमें कौन कौन सी अक्रिय गैसें मिली हुई है। ठीक है दोस्तों, तो समांगी मिश्रण की मेन बात यही है कि हम इस घटकों को नहीं बता सकते, मिश्रण को देखकर उसके घटकों को नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन से घटक या कौन कौन से तत्व या यौगिक को मिलाकर यह बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करें विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसके घटकों को मिश्रण में अलग अलग देखा जा सकता है। इसमें हम मिश्रण को देखेंगे तो उसको देखते ही हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। जैसे मैं अगर जल के अंदर रेत मिला दूं और उसको घोल दूं और थोड़ी देर उसको रखा रहने दूं, या घुले हुए में भी हम देखें तो मुख्य रूप से हमें मोटे मोटे उसमें रेत के कण मिलेंगे। तो हम क्या
तो वहां पर क्या रहेगा, जल और मिट्टी का मिश्रण जो रहेगा, इसमें हमें मिट्टी साफ साफ नजर आएगी पानी के अंदर, तो यह क्या रहेगा, विषमांगी मिश्रण रहेगा, या ऐसा मिश्रण जिसके घटक पूर्ण रूप से मिश्रित या विलय नहीं होते। एक ऐसा घटक जिसके मिश्रण जो रहेंगे वो पूर्ण रूप से क्या रहेंगे, मिश्रित नहीं होंगे या फिर क्या नहीं रहेंगे, विलय नहीं रहेंगे। अब हम बात करें जल और मिट्टी का मिश्रण। जब जल और मिट्टी को आपस में मिलाया जाता है तो जो मिश्रण बनता है वो विषमांगी मिश्रण रहेगा। तेल तथा जल का मिश्रण, तेल और जल का जो मिश्रण रहेगा वो भी विषमांगी मिश्रण रहेगा। लोहा तथा गंधक, जल व बुरादे का मिश्रण, यह भी विषमांगी रहेगा। दाल चावल, चावल तथा पत्थर, नमक व सल्फर का मिश्रण, ये सभी विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। वायु व धूल का कण, बालू व नमक, बारूद, ये सभी किसके उदाहरण है, विषमांगी मिश्रण का। इसमें अवयवी पदार्थों का संगठन व गुण एक समान नहीं होता। जो विषमांगी मिश्रण रहेंगे इसमें अवयवी पदार्थों का संगठन और गुण क्या नहीं रहेगा दोस्तों, एक समान नहीं रहेगा। जबकि समांगी मिश्रण में क्या था, अवयवी पदार्थों के गुण और संगठन क्या थे, एक समान थे। इसी प्रकार पदार्थ के कणों की बनावट एक समान नहीं होती। जो मिश्रण रहेगा विषमांगी, इसमें पदार्थ के कणों की बनावट एक समान नहीं रहती। जैसे मैं जल में मिट्टी मिलाऊं तो जल H2O लिक्विड अवस्था में, मिट्टी ठोस अवस्था में रहेगी, तो इनके जो पदार्थ की बनावट एक जैसी नहीं है। लोहा और गंधक है, अलग अलग प्रकार का रहेगा, इनके पदार्थों की बनावट अलग रहेगी। लोहे का जो बुरादा भी लेंगे तो उसका शेप एक अलग तरह का रहेगा, गंधक रहेगा वो अलग तरह का रहेगा। तो इस प्रकार से इनके कणों की बनावट क्या नहीं रहती, एक समान नहीं रहती। अब मिश्रण के घटक को पृथक्करण की विधियां हम पढ़ते हैं। मिश्रण के जो घटक रहेंगे उनको पृथक करने की कौन कौन सी विधियां हैं, यहाँ पर मुख्य मुख्य सारी विधियां मैंने बताई है। यहाँ से कभी कभी सीधा डायरेक्ट प्रश्न आता है कि इस प्रकार के केस में हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप वन बाय वन यहाँ पर विधियां पढ़ते। पहली विधि की बात करते तो बीनना, हैंड पिकिंग इसको कहते हैं। जैसे गेहूं, चावल और दालों में से छोटे कंकड़ बीनते हैं, तो मिश्रण रहेगा ये गेहूं, दाल और चावल में छोटे कंकड़ रहेंगे, तो एक तरह से विषमांगी मिश्रण रहेगा। तो इनको हम बीनेंगे तो उसको बीनना बोलते हैं। यह मिश्रण को पृथक करने की पहली विधि है। दूसरा है छानना, सीविंग। इस विधि में पदार्थों को चलनी से छानकर शुद्ध किया जाता है। जैसे आटे को छानना, आटे को जो छानते हैं वह छानना ही रहता है। तो यह भी मिश्रण को पृथक करने की विधि है। ये सभी आपके राजस्थान बोर्ड की किताबों या एनसीईआरटी के सिलेबस में दी गई है, इसलिए इन सारी विधियों को मैंने यहाँ पर लिया है। विधियां सीधी है पर कभी कभी प्रश्न बहुत सीधे होते भी गलत हो जाता है, इसलिए मैंने सारी ही विधियों को यहाँ पर लिया है। अब बात करते हैं निष्पावन, इसको बोलेंगे विनोविंग। पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी व हल्के अवयवों को पृथक करने की विधि। जब खेतों से गेहूं या अन्य प्रकार की फसल आती है तो उनको पीछे एक पंखा लगाकर उनके सामने हम क्या करते हैं, उस गेहूं को वन बाय वन जैसे डालते हैं। तो जैसे ही गेहूं उसमें डलेंगे या किसी पात्र में लेकर गेहूं को पीछे की तरफ से पंखे की हवा आ रही है और हम गेहूं को ऐसे डालेंगे, तो उसमें से जो चारा या भूसा रहेगा या उसमें कोई पौधों के पत्तियां और ये रहेगी तो उड़ के क्या हो जाती है, आगे चली जाती है। और गेहूं के जो कण रहते हैं वो भारी होने की वजह से यहाँ पर ढेर हो जाता है गेहूं के कणों का या गेहूं का। और जो उसमें अशुद्धियां या एक तरह से बोले हम जो फसलों या पौधों के जो पत्ते वत्ते और उसके अलावा हम बात करें उसमें जो थोड़ा भूसा वूसा रह जाता है वो क्या हो जाता है, आगे उड़ के आगे चला जाता है। तो इस क्रिया को विनोविंग बोलते हैं। निष्पावन, इसका हिंदी में भी याद रखें और इंग्लिश में भी याद रखें, निष्पावन या विनोविंग। कभी कभी जैसे निष्पावन विधि का वहां पर नाम देते हम कंफ्यूज हो जाए कि यार ये विधि कौन सी है, तो आप विनोविंग भी याद रखें। निष्पावन मतलब पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने की विधि क्या है, निष्पावन विधि है। नेक्स्ट हम बात करें अपकेंद्रण, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। जब दो घुलनशील पदार्थों वाले मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं तथा हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। ऐसी विधि को क्या कहेंगे, अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन कहेंगे। इसके उदाहरण की बात करें, दूध से क्रीम पृथक करना, दही से मक्खन व छाछ को पृथक करना। जब दही को मथा जाता है या उसमें उसको हम घुमाते हैं बहुत तेजी से, तो उसमें क्या होता है, मक्खन जो रहता है वो हल्का रहने की वजह से ऊपर आ जाता है और छाछ भारी रहने की वजह से क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। तो यह अपकेंद्रण की वजह से ही होता है। रक्त व मूत्र की जांच में आपने देखा होगा, कभी खून या बाथरूम या पेशाब की आपने जांच करवाई होगी, तो वहां पर वो उसको एक डिब्बी में रखकर एक ऐसी यंत्र या ऐसी मशीन के ऊपर उसको क्या करते हैं, घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है। तो वहां पर भी अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने में भी इसी अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें पृथक्करण की विधि, थ्रेसिंग। अनाज के दानों को पृथक करने के लिए सूखे पौधों को पत्थरों या लकड़ी के पट्टों से पीटा जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहेंगे, थ्रेसिंग कहेंगे। तो अनाज के दानों को अलग करने के लिए लकड़ी या पत्थरों से क्या किया जाएगा, पीटा जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, थ्रेसिंग कहेंगे। यह भी पृथक्करण की विधि है।
नेक्स्ट है पृथक्करण विधि, इसका नाम ही पृथक्करण विधि है, सेपरेशन मेथड। जब दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को शांत छोड़ दे, दो अघुलनशील मिश्रण है, उन दो अघुलनशील पदार्थ है, उनके मिश्रण या द्रव की बात करें, उनके मिश्रण को अगर हम शांत छोड़ दें तो द्रव अपने घनत्व के अनुसार क्या होता है, परतों में पृथक हो जाता है। जो द्रव रहेंगे वो अपने आप अपनी परतों में क्या हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे। किसकी वजह से, घनत्व की वजह से, क्योंकि इन द्रवों के घनत्व में क्या रहेगा, अंतर होता है। जैसे तेल तथा जल के मिश्रण को पृथक करना, तेल और जल के मिश्रण को अगर हम छोड़ेंगे तो उसमें तेल अलग हो जाएगा, तेल की एक अलग लेयर बन जाएगी और जल की एक अलग लेयर बन जाएगी। तो वह उनके घनत्व में अंतर की वजह से होता है। जैसे आपने मूवियों में देखा होगा, बहुत सारी मूवियों में डीजल या पेट्रोल को वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर डाल देते हैं, उसके बाद उसमें आग लगाते हैं तो आग लग जाती है। जबकि पानी तो आग बुझाने का काम करता है और डीजल और पेट्रोल क्या ज्वलनशील है, लेकिन उनमें घनत्व के अंतर की वजह से ऊपर जो पानी के ऊपर की जो सतह रहती है वो पेट्रोल या डीजल जो ज्वलनशील पदार्थ है उससे ढक जाती है, और जब उसमें आग लगाते हैं तो उस सतह पर क्या हो जाती है, आग लग जाती है। तो यह किसकी वजह से होता है, उन दोनों द्रवों के घनत्व के अंतर की वजह से। उसमें जो तेल रहेगा वो ऊपर रह जाएगा और जल जो है भारी होने की वजह से नीचे रहेगा। तेल ऊपर रहेगा, हम उसमें आग लगाएंगे तो वो आग पकड़ लेगा। धातु शोधन में भी पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 7वीं विधि की हम बात करें, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन या वेपोरेशन। द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। जो द्रव है उसको सीधा ही वाष्प में परिवर्तित करें, इसकी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहेंगे। तो उदाहरण के लिए जैसे समुद्र से नमक इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। जो समुद्र है उससे जो नमक प्राप्त किया जाता है वो वाष्पीकरण विधि द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। स्याही से रंगों का पृथक्करण, जो स्याही रहती है उससे रंगों का पृथक्करण भी वाष्पीकरण द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट विधि है चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन। इस विधि में लोहे के कणों को मिश्रण से पृथक किया जाता है। जो चुंबकीय पृथक्करण विधि है इसमें चुंबक का प्रयोग किया जाता है। कोई मिश्रण है उसमें अगर लोहे के कण है तो चुंबक को उसके ऊपर घुमाने से वो लोहे के कण चुंबक में आकर्षित होकर उसके चिपक जाएंगे, तो ये चुंबकीय पृथक्करण विधि रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें इन्हीं विधियों में, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ये इंपॉर्टेंट विधि है, याद रखना। ऊर्ध्वपातन, ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। या ठोस द्रव गैस वाली क्लासों में मैंने बताया था, जो पदार्थ ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं उसे ऊर्ध्वपातन कहेंगे। या किसी पदार्थ का ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। तो ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं को मिश्रण से पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं उन पदार्थों को मिश्रण से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातज कहते हैं, पातज कहते हैं। जो पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं उनको ऊर्ध्वपातज कहते हैं या सब्लिमेट कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, वे पदार्थ जिनको हम गर्म करें तो वो सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। पहला एग्जाम्पल है कपूर, एंथ्रोसिन, फिर नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। इन सभी को हम गर्म करेंगे तो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। उदाहरण के लिए बात करें तो नमक और नौसादर के मिश्रण को इस विधि से पृथक किया जाता है। नमक और नौसादर के मिश्रण को इसी विधि से पृथक किया जाता है। यह नौसादर है, यह भी क्या है, एक तरह से सब्लिमेट ऊर्ध्वपातज है। नमक व अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण भी इसी से ऊर्ध्वपातन विधि से पृथक किया जाता है। तो आपको ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, नमक व नौसादर के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, और वहां पर 4 ऑप्शन पर मैं आपको अलग अलग विधियां दे दी। तो आपको ऊर्ध्वपातज विधि या ऊर्ध्वपातन विधि पर आपको क्या करना है, टिक लगाना है। या नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण आपको दिया हुआ है, इसको हम किस विधि द्वारा पृथक करेंगे, तो वहां पर भी आपको ऊर्ध्वपातन विधि आपका ऑप्शन जो है उत्तर में लगाना है। नेक्स्ट हम बात करें 10वीं विधि आसवन, इसको बोलेंगे डिस्टिलेशन। इस विधि का प्रयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जिनके घटकों के क्वथनांकों में क्या होता है, अधिक अंतर हो। यह भी याद रखें, क्वथनांकों में अंतर क्या होना चाहिए, अधिक हो, तथा जो विघटित हुए बिना क्या हो, उबलते हो। तो आसवन विधि द्वारा उन पदार्थों को पृथक किया जाएगा जिनके क्वथनांकों में जो अंतर रहेगा वो क्या रहेगा, अधिक रहेगा। और वो क्या करते हैं, उनको हम गर्म करें तो वो क्या होते हैं, विघटित ना हो, मतलब बिना विघटित हुए क्या हो, उबलते हो। या किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। इंपॉर्टेंट, इस चीज को भी याद रखें। किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, आसवन कहेंगे। अब यहाँ पर आपको एक नया शब्द मिल रहा है, विलयन। तो विलयन का मतलब क्या रहेगा, जब हम जैसे नमक को जल में घोल रहे तो वो विलयन रहेगा। यहाँ पर विलयन का मतलब, विलयन में 2 चीजें आती है। एक तो ये मैं बता देता हूँ आपको, ये विलयन है। विलयन जो रहेगा वो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है, विलेय प्लस विलायक।
विलयन में दो चीजें होती है, विलय और विलायक। अब यहाँ पर विलय क्या होता है, जैसे मैं नमक को किस में घोल रहा हूँ, जल में घोल रहा हूँ, तो यहाँ पर विलय जो रहेगा वो रहेगा नमक, और विलायक क्या रहेगा, जल। ये चीज याद रखें। विलयन, किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहेंगे, ये तो इसकी परिभाषा होगी। लेकिन यहाँ विलयन नया शब्द है, तो विलयन होता क्या है, विलयन का मतलब जैसे मैंने नमक अलग रखा हुआ है, जल अलग रखा हुआ है, अब मैं इन दोनों को जब तक नहीं घोलूंगा तब तक वह विलयन नहीं रहेगा। जैसे ही मैंने नमक को जल के अंदर घोला वह विलयन बन गया। अब नमक को मैंने जल के अंदर घोला तो वह तो विलयन बन गया, लेकिन उस विलयन में विलय और विलायक क्या है, तो नमक विलय है और जल विलायक है। विलायक वह चीज रहती है जिसके अंदर हम कम चीज को घोलते हैं। जैसे मैं जल, तो हमेशा जल ज्यादा रहेगा, अगर नमक ज्यादा रहेगा तो नमक जल के अंदर घुल पाएगा क्या, नहीं घुल पाएगा। ज्यादा नमक रहेगा, जल से ज्यादा अगर नमक है, नमक की मात्रा में 1 किलो ले लेता हूँ, 1 किलो नमक में लेता हूँ, और उसको 1 कप ग्लास को अगर पानी उसमें मैं अगर डालता हूँ, 1 कप पानी अगर मैं लूं और उसको 1 किलो नमक के अंदर डालूं, तो क्या नमक पानी के अंदर घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर नमक की मात्रा अधिक है। तो जो विलय जो रहेगा वो क्या रहेगा, कम मात्रा, कम मात्रा वाला पदार्थ जो रहेगा वो विलय रहेगा। और जल जैसे ये विलायक जो रहेगा ये अधिक मात्रा में रहेगा, अधिक मात्रा मतलब हमेशा अधिक मात्रा वाले पदार्थ में कम मात्रा वाला पदार्थ घुलेगा। तो जल में क्या घुलेगा, नमक घुलेगा। तो जल के अंदर नमक घुल रहा है, मतलब नमक क्या है, विलय है, और जल क्या है, विलायक है। मतलब विलय वह चीज रहेगी जो कम मात्रा में है, उसको हम विलय बोलेंगे, और जिसके अंदर हम उस चीज को घोल रहे हैं उसको विलायक बोलेंगे। तो यहाँ पर नमक विलय है और जल क्या है, विलायक। और इन दोनों को जब मैं नमक को जल के अंदर घोल दूंगा तो जो पदार्थ बनेगा या जो नया मिश्रण बनेगा उसको हम विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। तो आसवन में क्या होता है, जैसे कोई विलयन दिया हुआ है, उसका पहले वाष्पीकरण किया जाएगा, तो जो उसमें पदार्थ है वो वाष्प बन के ऊपर चला गया। अब वो वाष्प को एक परख नली द्वारा इधर साइड में लाया जाएगा, और वहां पर कौन सी प्रक्रिया होगी, संघनन की प्रक्रिया होगी, और उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा, शुद्ध पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। तो जो आसवन है इसमें दोनों ही प्रक्रिया होती है, वाष्पीकरण और संघनन। तो प्रथम प्रक्रम क्या रहेगा, प्रथम प्रक्रम की बात करें तो प्रथम प्रक्रम तो इसमें रहेगा वाष्पीकरण, और दूसरा द्वितीय प्रक्रम क्या रहेगा, संघनन। तो आसवन विधि में पहले वाष्पीकरण किया जाता है और फिर संघनन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, आसवन विधि में पहले क्या किया जाता है, संघनन या वाष्पीकरण, वाष्पीकरण या संघनन, ऐसे करके 1 बाय 1 पूछेंगे। पहले वाष्पीकरण किया जाता है फिर संघनन किया जाता है, या पहले संघनन किया जाता है फिर वाष्पीकरण किया जाता है, तीसरा ऑप्शन दोनों एक साथ किए जाते हैं, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, आसवन विधि में पहले वाष्पीकरण होगा फिर संघनन होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर विलयन भी बता दिया मैंने। विलयन में विलय और विलायक होते हैं। विलय जो रहता है, जो पदार्थ कम मात्रा में रहता है उसको विलय कहेंगे। जैसे नमक को जल में घोलेंगे तो नमक यहाँ पर विलय रहेगा, विलायक क्या जाएगा, जल हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं चीनी और जल का मिश्रण लूं तो चीनी क्या रहेगी, वो विलय रहेगी, और जल वहां पर क्या रहेगा, विलायक रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन, अभी हमने आसवन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे प्रभाजी आसवन। इसको आंशिक आसवन भी कहते हैं या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहेंगे। अब आप देखो प्रभाजी आसवन, जब मिश्रण के द्रवों के क्वथनांकों में अंतर क्या हो, 25 केल्विन से कम हो, मतलब उनके जब दो द्रव ऐसे हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर क्या बहुत कम है, उसको हम कौन सी विधि से पृथक करेंगे, प्रभाजी आसवन से। जबकि अभी आपने इससे पूर्व में पढ़ा आसवन, आसवन में क्या है, क्वथनांकों में अधिक अंतर है। आसवन कब रहेगा, जब दो मिश्रण है उनको हम कब पृथक करेंगे, जब उनके घटकों में क्वथनांकों में अंतर अधिक हो। जब किसी मिश्रण के घटकों में क्वथनांकों में अंतर अधिक हो तो वहां पर आसवन विधि प्रयोग की जाएगी, और जब किसी मिश्रण के घटकों में क्वथनांकों में अंतर बहुत कम हो, मतलब 25 केल्विन के लगभग हो, तो उसको हम उसमें हम कौन सी विधि प्रयोग करेंगे, प्रभाजी आसवन विधि प्रयोग करेंगे। ये अंतर आप याद रखें, आसवन और प्रभाजी आसवन विधि कहां पर प्रयोग की जाएगी। तो जब मिश्रण के द्रवों के क्वथनांकों में अंतर 25 केल्विन से कम हो, मतलब लगभग 25 के, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 25 केल्विन से कम हो तब यह विधि काम में लेते हैं। यहाँ पर के है जो ताप का मात्रक है, याद रखना, केल्विन और को हम यहाँ पर ताप की बात कर रहे हैं, 25 केल्विन। इसमें प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है, जो प्रभाजी आसवन विधि होती है इसमें प्रभाजी स्तंभ क्या होती है, एक नली होती है जो शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। प्रभाजी आसवन विधि होती है, इसमें इस प्रकार से एक नली रहती है। प्रभाजी आसवन स्तंभ एक नली होती है जो शीशे के गुटकों से भरी होती है। जो इसमें जो रहता है, इसके अंदर शीशे के गुटके रहते हैं। ये गुटके वाष्प को ठंडा करने और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। जैसे ही वाष्पीकरण के द्वारा जब वाष्प आती है तो वहां से जो वाष्प इसके अंदर से गुजरेगी तो ये इसको क्या करेगा, ठंडा करने के लिए क्या करेंगे, सतह प्रदान करेंगे।
जैसे अब इसके उदाहरण की बात करें तो खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल और कोलतार आदि को इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल और कोलतार आदि को पृथक करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? प्रभाजी आसवन या आंशिक आसवन विधि। इसका नाम भी याद रखें, आंशिक आसवन के नाम से भी आ सकता है। आसवन एक अलग विधि है, प्रभाजी आसवन या आंशिक आसवन एक अलग विधि है। वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, जो वायु रहती है उससे विभिन्न गैसों का पृथक्करण भी प्रभाजी आसवन या आंशिक आसवन विधि द्वारा किया जाता है। तो ये उदाहरणों को भी आपको याद रखना है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर उदाहरण देके ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने आसवन पढ़ा, प्रभाजी आसवन पढ़ा। नेक्स्ट विधि वो है भाप आसवन, इसको बोलेंगे स्टीम डिस्टिलेशन। अब हम बात करें, इस विधि द्वारा कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में क्या हो, अघुलनशील होता है। तो भाप आसवन विधि द्वारा किसको पृथक किया जाएगा? कार्बनिक मिश्रण को, जो जल में क्या हो, अघुलनशील होते हैं, परंतु भाप के साथ क्या हो, वाष्पशील होता है। तो इस विधि द्वारा कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाएगा जो जल में क्या हो, एक तो अघुलनशील हो, परंतु भाप के साथ क्या हो जाता है, वाष्पशील हो जाता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। इंपोर्टेंट, वे पदार्थ जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं उनको पृथक करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा? भाप आसवन विधि का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एसीटोन, मेथिल अल्कोहल, तो इनको उदाहरण की भी आप याद रखें, एसीटोन और मेथिल अल्कोहल इसके उदाहरण है। भाप आसवन विधि द्वारा क्या किया जाएगा? पृथक किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें अवसादन, सेडिमेंटेशन। जब चावल तथा दाल में धूल मिट्टी के हल्के कण होते हैं, चावल और दाल में क्या होंगे? धूल और मिट्टी के क्या होते हैं? हल्के कण होते हैं। तब चावल या दाल को जल से धोया जाता है, तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे मिट्टी व धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती है, वह जल क्या हो जाता है? मटमिला हो जाता है, मटमिला हो जाता है। चावल व दाल के कण भारी होने के कारण जल में नीचे बैठ जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। तो यहाँ पर जब चावल और दाल के मिश्रण को हम पानी से धोएंगे तो चावल और दाल के मिश्रण में जो अशुद्धियां रहेगी, छोटे छोटे बारीक मिट्टी के कण, और इसके अलावा हम चारे भूसे की भी बात कर सकते हैं, वो भी उसमें हो सकती है थोड़ा बहुत, तो वो जो रहेगी वो पानी में क्या ऊपर तैरने लग जाएगी। और जो चावल और दाल है इनके कण भारी होने के कारण ये क्या होंगे? उस पानी में नीचे बैठ जाएंगे, तो जल में नीचे बैठ जाते हैं। इसे तो अवसादन कहेंगे। इस क्रिया को क्या कहेंगे? अवसादन। अब अवसादन के बाद इसी अवसादन का नेक्स्ट स्टेप है निस्तारण। तो निस्तारण की हम बात करें तो मटमिले जल को उड़ेल कर, जब हमने चावल और दाल को लिया, उसको पानी के अंदर घोल दिया, फिर थोड़ी देर रखा, मिट्टी और जो भी थी वो उस पानी के अंदर मिल गई, और जो थोड़े बहुत उसमें चारे या पत्ते पौधों के जो भी होंगे वो भी क्या तैर कर ऊपर आ गए। अब दाल और चावल तो नीचे बैठ गए, अब वो जो ऊपर पानी में मिले हुए हैं और ऊपरी सतह पर तैर रहे हैं, तो उस मटमिले जल को उड़ेलकर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को निस्तारण कहते हैं। तो जो जल जो है मिट्टी और धूल के कणों की वजह से क्या मटमिला भी हो गया, अगर हम उसको छानने के अलावा हम उसको ऊपर से पात्र को थोड़ा सा टेढ़ा करें तो वो ऊपर से बहकर पानी जो है वो नीचे निकल जाएगा या गिर जाएगा साइड में। तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? निस्तारण कहेंगे। उड़ेल कर निकाल दिया, हमने उस बाल्टी को भरा, उसमें दाल चावल को मिलाया, घोला, दाल और चावल नीचे बैठ गए, उसको अवसादन कहेंगे। अब जो पानी ऊपर तैर रहा है उसको हमने बाल्टी को थोड़ा सा टेढ़ा किया और उससे पानी क्या हुआ? नीचे गिर गया, या उसको एक साइड में निकाल दिया, जो गंदा या मटमेला पानी था। उस क्रिया को निस्तारण कहेंगे। तो अब निस्तारण के बाद आएगा निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। यदि निस्तारण विधि में कोई अशुद्धि रह जाती है तो उसे छन्नी से छान लेते हैं, इस प्रक्रम को निस्यंदन कहते हैं। तो ये तीनों ही प्रक्रम एक साथ किए जाते हैं, पहले अवसादन किया जाएगा, फिर निस्तारण किया जाएगा और फिर निस्यंदन किया जाएगा, लेकिन अलग अलग नाम से भी आ जाए। कि यदि निस्तारण विधि में कोई अशुद्धि रह जाए तो उसे छन्नी से छान लेते हैं, इस प्रक्रम को क्या नाम देते हैं? तो निस्यंदन या फिर फिल्ट्रेशन। तो यह भी आप याद रखें, ये तीनों ही चीजें आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली विधि, क्रिस्टलीकरण। इस क्रिस्टलीकरण विधि को रवाकरण भी कहते हैं, नाम याद रखें, रवाकरण। ये खाकरण नहीं लिखा हुआ है, रवाकरण लिखा हुआ है, इसको क्रिस्टलीकरण भी कहते हैं। बात करें क्रिस्टलाइजेशन की, तो इस विधि द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। याद रखना, कौन से? अकार्बनिक ठोस मिश्रण को इससे क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर, अशुद्ध ठोस मिश्रण, तो अशुद्ध ठोस मिश्रण को किसमें मिला रहे? उचित विलायक। तो ये अशुद्ध ठोस मिश्रण क्या हो गया? ये विलय हो गया, अशुद्ध ठोस मिश्रण।
जिसको हम किस में मिला रहे हैं, उचित विलायक में। तो विलायक तो ही ये, विलायक का हमें बता नहीं रखा क्या है, लेकिन जो अशुद्ध ठोस मिश्रण है ये क्या हो गया, विलय हो गया। जब इस विलय को मैं इस विलायक में मिला दूंगा तो मिश्रण बन जाएगा, ये मतलब विलयन बन जाएगा, जो भी हमने पढ़ा था। तो इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा क्या कर लेते हैं, छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। तो जब ठंडा होने के बाद जो शुद्ध पदार्थ रहेगा वो क्या होगा, क्रिस्टली रूप में आ जाएगा। तो क्रिस्टल के रूप में क्या होगा, वो विलयन से क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। अब इस विलयन की बात करें तो इस विलयन में क्या है, इस विलयन में एक तो अशुद्ध ठोस मिश्रण है और एक उचित विलायक जिसका हमने प्रयोग किया। तो इन दोनों को जब हमने मिलाया तो ये जो विलयन बना, इसमें जब ठंडा करते हैं हम तो शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो क्रिस्टलीकरण या इसको क्या कहेंगे, रवाकरण कहेंगे। एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ, इस विधि द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को क्या किया जाएगा, पृथक किया जाता है, ये आप याद रखें। उदाहरण की बात करें तो शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल एल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग करते हैं। उदाहरण याद रखें, शर्करा और नमक के मिश्रण को किसमें, इथाइल एल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। क्योंकि इसमें शुद्ध पदार्थ किसके रूप में प्राप्त होंगे, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होंगे। समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, समुद्री जल द्वारा जो नमक जो हमने प्राप्त किया था वो वाष्पीकरण के द्वारा भी प्राप्त किया था, लेकिन उसको और अधिक शुद्ध प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलीकरण या रवाकरण विधि का क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में, जो अशुद्ध नमूना है उसमें से फिटकरी को अलग करने के लिए भी कौन सी क्रिस्टलीकरण या रवाकरण विधि का प्रयोग किया जाए। यहाँ पर उदाहरण इंपॉर्टेंट है, इन उदाहरणों को याद रखें, क्योंकि वहां पर उदाहरण देके पूछ सकते हैं कि ये इस प्रकार की स्थिति में हम कौन सी विधि का प्रयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें वर्ण लेखन, क्रोमेटोग्राफी। वर्ण लेखन के बारे में बात करें तो इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग रंगों को पृथक करने में किया गया था। तो रंगों को पृथक करने में सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था, वर्ण लेखन विधि का। इसको क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि मिश्रण के विभिन्न घटकों को की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है। जो मिश्रण के विभिन्न घटक रहते हैं इनकी अवशोषण क्षमता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इस तथ्य पर यह आधारित है तथा वे अधिशेषक पदार्थ से में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। जो मिश्रण रहेंगे उसमें जो विभिन्न घटक रहेंगे उनकी अवशोषण क्षमता एक तो भिन्न भिन्न होती है तथा वे जो अधिशेषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर क्या होंगे, अवशोषित होंगे। जो उनका अवशोषण होगा वो अधिशेषक पदार्थ में क्या होगा, भिन्न भिन्न या विभिन्न दूरियों पर होगा। तो वहां पर वर्ण लेखन प्रयोग किया जाएगा, वर्ण लेखन विधि का। जैसे उदाहरण की बात करें तो डाई के रंगों को पृथक करने में वर्ण लेखन विधि का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में भी इसका प्रयोग किया जाएगा और रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने के लिए भी वर्ण लेखन विधि का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, अब मैंने आपको पृथक्करण की लगभग सारी ही विधियां पढ़ा दी। इन विधियों से अधिक और कोई दूसरी विधि नहीं है। अगर विधियों से संबंधित, पृथक्करण की विधियों से संबंधित प्रश्न आएगा तो इन्हीं विधियों से आएगा, क्योंकि इसमें मैंने जितने भी किताबों या अन्य किसी भी प्रकार के बोर्ड या परीक्षा या पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं तो मैंने वहां से सभी प्रकार की विधियां यहाँ पर उठा दी है। लगभग ये 17 विधियां थी, या आपको किसी एक बुक में एक साथ नहीं मिलेगी इतनी सारी विधियां। अब हम बात करते हैं प्रमुख मिश्र धातुओं की। मिश्र धातुओं की बात करें तो मैंने यहाँ पर कुछ मिश्र धातुओं के उदाहरण भी लिए, कभी कभी इनसे भी सीधा प्रश्न आता है। यह भी एक तरह से मिश्रण ही हो गई मिश्र धातु। तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट मिश्र धातुएं बताई, यहाँ पर आप इनको याद रखें। कांसा की बात करें हम तो जो दोस्तों कांसा रहेगा इसमें तांबा और टीन दोनों से मिलकर बना रहता है। तांबा इसमें 90% रहता है, टीन 10% रहता है। यह 90 और 10 यहाँ पर फिक्स नहीं है, ये बस एक लिमिट है 90% के आसपास। ये कभी 88 भी हो सकता है, इसको आप बढ़ा के 92 भी ले जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस प्रकार का कांसा बना रहे हैं। तो यहाँ पर 90 और 10 का मतलब ये 90 के आसपास है और ये 10 के आसपास है। अगर ये 90 से बढ़ता है तो ये 10 से कम होगा। ये परसेंट तो 100% ही हो सकता है, या तो तांबा और टीन जो दोनों रहेंगे तो ये 90 और 10 है। या तो अगर ये 90 से 92 जाता है तो 10 से 8 आ जाएगा, ये 90 से 88 जाएगा तो 10 से 12% हो जाएगा। तो कांसा जो रहेगा इसमें तांबा और टीन रहता है। इनके परसेंट को बस आप इतना याद रखें, 90% के लगभग रहता है और 10% के लगभग रहता है। थोड़ा सा 2-4% ऊपर नीचे इसको हो सकता है। तो कांसे में तांबा और टीन रहेगा। यह मूर्ति, सिक्के, आभूषण आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जो अलग अलग किताबें हैं कहीं पर इनको 92% कांसे में तांबा, कहीं पर टीन 8% दे रखा, या कहीं पर तांबा 88% और टीन 12% कर दिया। तो इस प्रकार से आप ये एक याद रखें कि बस इसके आसपास चलेगा इनका परसेंटेज। तो कांसा जो रहेगा वो तांबा और टीन दोनों को मिलाकर बनता है। कांसे में तांबा और टीन दोनों रहेगा। इसका प्रयोग मूर्ति, सिक्के, आभूषण आदि बनाने में किया जाता है। अब हम बात करें पीतल की। पीतल में तांबा और जिंक होता है। कांसा में तांबा और टीन, पीतल में तांबा और जिंक। इसमें तांबा 70% के लगभग और जिंक 30% के लगभग हुआ। पीतल का प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाएगा।
डच धातु, एक डच धातु है, इसमें तांबा 80%, जस्ता या जिंक की बात करें तो ये 20% रहेगा। ये सस्ता आभूषण बनाने में डच धातु का प्रयोग किया जाता है। ये परसेंटेज आप याद रखें हल्के से, बस इसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहेगा, बाकी आप याद रखें उसमें कौन कौन से धातुओं का प्रयोग किया जाता है। अब गंध धातु की बात करें तो गंध धातु में तांबा, टीन और जस्ता तीनों होते हैं। तांबा इसमें 88%, टीन 10% और जस्ता 2% रहेगा। यह तोप, गियर और बीयरिंग बनाने में गंध धातु का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करें जर्मन सिल्वर की दोस्तों, तो जर्मन सिल्वर है, इसमें तांबा जो रहेगा 51% रहेगा, निकल जो रहेगा 14% रहेगा और जिंक जो रहेगा दोस्तों वो 35% रहेगा। जर्मन सिल्वर का प्रयोग बर्तन तथा कलात्मक सामग्री बनाने में किया जाता है। तो इसमें इन तीनों को मिलाते हैं जर्मन सिल्वर में, और इसका बर्तन तथा कलात्मक सामग्री बनाने में क्या किया जाता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। अब बात करें हम टाका या इसको सोल्डर कहेंगे, इसमें शीशा और टीन रहता है। शीशा 67%, टीन सॉरी टीन जो रहेगा वो रहेगा 33%। तो टाके को जो हम रहते हैं ये सोल्डरिंग में प्रयोग किया जाता है। आपने घरों में देखा होगा एक सोल्डर टाइप यंत्र रहता है जिसको हम गर्म करते हैं करंट में लगा के, और एक वायर आता है जिसको हम उसमें टच करते तो वो पिघल जाता है, और उनको क्या तारों को जोड़ने में उसका भी प्रयोग किया जाता है। जो छोटी छोटी चिपें रहती है उस पर आपने देखा होगा एक ऐसी सिल्वर कलर का एक ऐसे डॉट टाइप बना रहता है, जैसे यहाँ पर एक तार जुड़ रहा है, फिर इसी से इस चिप के ऊपर दूसरा तार ऐसे। तो ये सोल्डरिंग, यहाँ पर जो चमकीला चांदी की तरह चमकता हुआ पदार्थ जो रहता है वो सोल्डर का ही रहता है, टाका। वहां पर हम टाका लगाते हैं, सोल्डर से उस तार को ऐसे टच करके पिघला कर उसमें वहां पर छोड़ देते हैं, वो टाका लग जाता है। तो शीशा और टीन का मिश्रण रहता है टाका। ये धातुओं में टाका लगाने के काम आता है। किसमें काम आता है? धातुओं में टाका लगाने के। एक तरह से इसको सोल्डरिंग में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। सोल्डरिंग का आपने दैनिक जीवन में प्रयोग किया होगा, वहां पर हो सकता है वो टाके में उसी धातु का प्रयोग किया जाता हो, टाका धातु का। या वहां पर एक विशेष प्रकार का तार आता है जिसको हम उससे पिघला कर उस पर छोड़ देते हैं, वो थोड़ी सी जैसे उसको उसके टच किया वो पिघल जाता है, और छोड़ते हुए वापस क्या हो जाता है, अपनी ठोस अवस्था में आ जाता है। तो उसमें भी हम सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे वहां पर हम उन तारों को चिपकाने में किया जाता है, ऐसे ही धातुओं में टाका लगाने के लिए भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कृत्रिम सोना। जो कृत्रिम सोना रहता है इसमें तांबा और एल्यूमिनियम मिला रहता है। तांबा 90% और एल्यूमिनियम दोस्तों इसमें 10% रहता है। यह आभूषण व मूर्तियां बनाने में प्रयोग किया जाता है। जो कृत्रिम सोना है दोस्तों इसका प्रयोग आभूषण व मूर्तियां बनाने में किया जाता है। अब आइए एक और मुद्रा धातु। इसमें तांबा 95%, टीन 4% और फास्फोरस 10% रहता है। तो मुद्रा धातु की बात करें, इसमें मुद्रा बनाने में इसका क्या किया जाएगा दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। या 10 की जगह फास्फोरस 1% होगा, क्योंकि 95 और 4 99 और 1 100, ये 4 फास्फोरस 1%। तो मुद्रा धातु इसको प्रयोग किसमें किया जाएगा, मुद्रा बनाने में किया जाएगा। हम बात करें नाइक्रोम का, तो नाइक्रोम जो रहेगा दोस्तों इसमें लोहा, निकल, क्रोमियम और मैग्नीज, याद रखें नाइक्रोम में लोहा, निकल, क्रोमियम और मैग्नीज चारों का प्रयोग किया जाता है। इन चारों को मिलाकर नाइक्रोम बनता है। इसका प्रयोग विद्युत हीटर पैड और तापन प्रतिरोध बनाने में, जो हम तापन प्रतिरोध की बात करें तो इसको बनाने में भी इसका क्या किया जाता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। आप नाइक्रोम में लोहा, निकल और क्रोमियम इन तीनों ही चीजों को मुख्य रूप से याद रखें। मैग्नीज कहीं पर लिखा हुआ मिलता है, कहीं पर नहीं भी मिलता है, लेकिन लोहा, निकल और क्रोमियम इन तीनों का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब मुद्रा धातुओं में मुख्य रूप से तांबा और टीन का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस न के बराबर रहता है, 1% या लगभग, कभी इसको 10% भी लिख देते हैं बहुत सी किताबों में, लेकिन मुख्य रूप से तांबा और टीन का इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, जो नाइक्रोम की बात करें तो विद्युत हीटर पैड और तापन प्रतिरोध में इसका क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ एवं उनके सूत्र। मैंने आपको जितने भी रासायनिक पदार्थ पढ़ाए थे उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट है उसके नाम और उसका जो रासायनिक सूत्र है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कभी कभी सीधा प्रश्न आता है कि जैसे HNO3, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रिक अम्ल, इसको सोरे का अम्ल भी कहते हैं। या व्यापारिक, या इसको हम व्यापारिक नाम कह सकते हैं, जो यहाँ पर कोष्टक में लिखे रहेंगे इनको व्यापारिक नाम बोलना। और जो नाइट्रिक अम्ल है रासायनिक नाम है इसका। इसका फॉर्मूला, रासायनिक फॉर्मूले की बात करें तो HNO3 इसका रासायनिक सूत्र, नाइट्रिक अम्ल रासायनिक नाम, और सोरिक अम्ल इसका व्यावहारिक या व्यापारिक नाम हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इन नामों को याद रखें। नाइट्रिक अम्ल को सोरिक अम्ल कहते हैं। कभी वहां पर ऐसे प्रश्न आ जाता है सोरिक अम्ल का सूत्र है, 4 ऑप्शन आपको ये चारों दे दिए तो आपको याद रहना चाहिए कि जो नाइट्रिक अम्ल है उसी को सोरिक अम्ल कहते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा या रासायनिक सूत्र क्या रहेगा, HNO3 रहेगा। तो इस प्रकार से मैंने इंपॉर्टेंट सूत्र, उनके रासायनिक नाम और व्यावहारिक या एक तरह से बोले तो व्यापारिक नाम को मैंने उनको यहाँ पर लिख दिया है। अब हम बात करते हैं, इनमें भी पहला नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, इसको सोरा कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है KNO3, ये आप याद रखना, पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा कहेंगे और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, KNO3। इन सभी को इसीलिए मैंने एक साथ लिखा है ताकि आपके नोट्स जब आप बनाओगे तो सारे ही
रासायनिक सूत्र, उनका व्यापारिक या व्यावहारिक नाम और उनका रासायनिक नाम, यह आपको एक साथ मिल जाएंगे ताकि आप उन पर एक बार नजर डालकर रखें, ताकि आपको वो धीरे धीरे क्या रहेंगे, थोड़े दिनों तक आप उनको पढ़ते रहेंगे, 1-2 बार 3 बार रिवीजन होगा तो अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे, इनको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। बाकी आप जो थ्योरेटिकल क्लासों के बाद जो एमसीक्यू वाली क्लास रहती है, आप वहां पर भी ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं सब दिखेंगे। वहां पर भी मैंने जब भी आपको प्रश्न बताया था, किसी भी नाइट्रिक अम्ल का नाम आया था, तो वहां पर मैंने HNO3 आपको सूत्र भी लिखकर बताया था और ये भी कहा था ये सोरे का अम्ल है। तो वो चीजें आपके वहां पर भी रिविजन होती रहेगी, आप नोट्स में भी इनको एक जगह लिख लेंगे तो वहां पर भी आप पढ़ते रहेंगे, तो ये आपके धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगी। अब हम बात करें नाइट्रिक अम्ल, इसको सोरे का अम्ल भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है HNO3। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है, याद रखें, CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण, इसे जल गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जब मिश्रण होगा तो इसको जल गैस कहेंगे। इसका CO+H2, इसको इस प्रकार से रासायनिक रूप से लिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, इसको नमक का अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसको क्या कहें, नमक का अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र है HCl और यह है साधारण नमक। यहाँ नमक का अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको HCl कहेंगे रासायनिक सूत्र। और सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको क्या कहेंगे, साधारण नमक कहेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है, इसका रासायनिक सूत्र है KMnO4। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको फिटकरी के नाम से भी जाना जाता है, इसका रासायनिक सूत्र है K2SO4.Al2SO4 3.24H2O या 24H2O। तो आप याद रखें, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको क्या कहेंगे, फिटकरी भी कहेंगे और इसका रासायनिक सूत्र रहेगा K2SO4.Al2SO4 3.24H2O। नेक्स्ट हम बात करें सोडियम कार्बोनेट, इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धोने का सोडा भी। इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट का, जिसे धोने का सोडा कहेंगे, इसका रासायनिक सूत्र। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बेकिंग सोडा कहेंगे, इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3। ये आप नाम भी याद रखें, इसलिए सारे सोडे एक साथ ले लिए मैंने, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा और कास्टिक सोडा, तीनों ही सोडे एक साथ लिए। ये सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र रहेगा NaOH, ठीक है, और इसको कास्टिक सोडे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर, इसको विरंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है, इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl.Cl। यह भी आप याद रखें, ये इस रूप में आपको लिखा मिल सकता है कहीं कहीं, अगर आपको इसको डायरेक्ट CaOCl2 भी दे सकते हैं तो आप याद रखें ये भी विरंजक चूर्ण का ही फॉर्मूला। वैसे मुख्य रूप से आपको इसी प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कहीं पर अगर आपको CaOCl2 लिखा हुआ मिले तो ये भी ब्लीचिंग पाउडर का ही रासायनिक सूत्र रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसको क्या कहेंगे, लाफिंग गैस भी कहेंगे, इसका रासायनिक सूत्र रहेगा N2O। अब बात करें हम अमोनियम क्लोराइड, इसको नौसादर कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है NH4Cl। मरकरी या पारा, इसको दोस्तों क्विक सिल्वर भी कहते हैं, मरकरी या पारा को क्या कहेंगे, क्विक सिल्वर भी कहेंगे। यह इसका सूत्र है Hg, इसको डायरेक्ट ही नाम इसका Hg है, आप याद रखें। अब हम बात करें सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। इसको अम्लसाल लवण की क्लास में बहुत ध्यान से हमने पढ़ा था। सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अम्लराज कहेंगे। लेकिन सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 और HCl का अनुपात क्या रहेगा, 1:3। अब कंफ्यूजन यहाँ रहता है, डायरेक्ट प्रश्न में आपको पूछ दिया कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें HCl प्लस HNO3, तो इनका अनुपात क्या रहेगा। अब ऑप्शन में आ गया 3:1, 1:3, 1:2, 2:1। अब वहां पर कंफ्यूजन ये हो जाता है कि अब 3:, ये तो पता है 3:1 या 1:3 रहेगा, पर अब 3 HCl के हैं कि HNO3 के। अब यहाँ पर बचने की संभावना रहती है, क्योंकि कभी कभी हम ध्यान नहीं देते ना, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है कि अब 3 HCl था कि HNO3 था। तो आप याद रखें, यहाँ पर जो HNO3 रहेगा, इसमें 3 पहले से आ रहा है HNO3 में, तो ये तो इसमें 3 नहीं आएगा, इसमें 1 आएगा, या HCl में कुछ भी नहीं, यहाँ 3। आप तो इतना रखे, जहां 3 आ रहा वहां 3 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि HNO3 के पास 1 3 पहले से है, तो 3 लेके क्या करेगा। ये बस एक याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। तो HNO3 1 रहेगा, HCl 3 रहेगा, मतलब 3:1 रहेगा अगर HCl और HNO3 का अनुपात पूछे। और अगर HNO3 अनुपात HCl पूछे तो यहाँ पर 1:3 रहेगा। तो अनुपात की याद रखें, HNO3 1 में रहेगा, क्योंकि HNO3 के पास पहले ही 3 है, इसलिए 3 नहीं लगा, ये कहेगा मुझे 1 दे दो, तो HNO3 1 रखेगा और HCl 3 रखेगा। बस ये आपको समझाने के लिए या दिमाग में याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि भाई HNO3 के पास पहले से 3 है इसलिए 3 नहीं लगा, बस ये इसका मिश्रण है।
सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अम्लराज का जो रहता है उसमें HNO3 और HCl का अनुपात रहेगा 1:3। HNO3 1 रहेगा और HCl 3 रहेगा। याद रखें HCl जो रहेगा वो 3 के अनुपात में रहेगा। HCl 3, HNO3 1। HNO3 और HCl का अनुपात पूछेंगे तो 1:3 और HCl और HNO3 का अनुपात पूछेंगे तो 3:1। ऐसे आपको लिखना और याद रखना है। अब शायद आप मुश्किल भूले। अब बात करें कैल्शियम सल्फेट जिसे हम जिप्सम कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। कैल्शियम सल्फेट जिसको जिप्सम कहेंगे उसका रासायनिक सूत्र भी याद रखें, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। हेमीहाइड्रेट मतलब यहाँ पर हाफ H2O इसलिए इसको हेमीहाइड्रेट का, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। जब CaSO4.2H2O रहेगा तो उसको कैल्शियम सल्फेट कहेंगे जिसका नाम है जिप्सम। और अगर कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट जब CaSO4 या 2H2O जब हाफ H2O में बदल जाएगा तो इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहेंगे। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ये है, इसको इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब रासायनिक सूत्र रहेगा तो इसमें H2O के अणु रहेंगे, वो आधे रहेंगे, 1/2 रहेगा, आप याद रखना। कैल्शियम कार्बोनेट, चाक या चूने का पत्थर, इसको बोलेंगे CaCO3। इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलेंगे, इसका रासायनिक सूत्र है CaO। तो बिना बुझा हुआ चूना इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। अब आपको कैसे याद रखेगा, अब ये दोनों देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, तो ये बिना बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बुझा हुआ चूना है, इसको चूने का पानी के नाम से भी जाना जाता है। अब आप इन दोनों को नाम दे दिए, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये बिना बुझा हुआ है या ये बिना बुझा हुआ या फिर ये बुझा हुआ है या ये बुझा हुआ है। तो बिना बुझे हुए में आप याद रखें कि ऑक्सीजन रहेगी, और ऑक्सीजन किस काम आती है, जलने के काम आती है। तो बस यहाँ पर ऑक्सीजन ही है। तो ये क्या हुआ, बिना बुझा हुआ चूना। और बुझाने के लिए क्या जरूरत है, पानी की जरूरत है, और पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। तो अब यहाँ तो हाइड्रोजन तो है नहीं, H तो है नहीं, मतलब इसमें पानी तो है नहीं, मतलब ये तो बिना बुझा हुआ चूना है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसको बोलेंगे CaOH2। अब CaOH2 है, यहाँ ऑक्सीजन है, पानी है, दोनों है, मतलब यहाँ पानी तो है ही। अब पानी की आवश्यकता किस लिए होती है, बुझाने के लिए होती है। तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो आते हैं मतलब इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो पानी हो गई से, यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं तो कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ बस ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन तो जलने के काम आती है। तो ये बिना बुझा हुआ चूना है, मतलब बूझ नहीं रहा है, जल ही रहा है। एक तरह से नाम याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो बिना बुझा हुआ चूना क्या रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो रहेगा ये बुझा हुआ चूना रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, OH, मतलब एक तरह से आप देखो तो इसमें जल आ गया, H2O आ गया, इसलिए इसको बोलेंगे बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या रहेगा, बिना बुझा हुआ चूना रहेगा। तो कैल्शियम से संबंधित जितने भी रासायनिक सूत्र है तो सबको एक साथ इसीलिए लिखा मैंने, ताकि वहां पर नाम आने पर आप कंफ्यूज नहीं हो कि कैल्शियम सल्फेट है या कैल्शियम सल्फेट है, हेमीहाइड्रेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये पांचों इसीलिए एक साथ लिखे ताकि आप इनको तुलनात्मक रूप से भी 2-4 बार देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगी कौन सी चीज क्या है। इन दोनों को तो मैंने बता ही दिया। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो CaCO3, इसको चूने का पत्थर या चौक कहेंगे। कैल्शियम सेम सल्फेट हेमीहाइड्रेट आते हैं, आपको अपने आप दिमाग में आ जाएगा। हेमीहाइड्रेट नाम आते ही प्लास्टर ऑफ पेरिस से, मतलब हाफ H2O होगा, आधा जल होगा, CaSO4.2H2O। और कैल्शियम सल्फेट जिप्सम जिसमें 2 H2O के अणु रहेंगे, तो CaSO4.2H2O। ठीक है दोस्तों, यह आज जो हमारी थी यौगिक और मिश्रण से संबंधित क्लास थी, यह पूर्ण हो चुकी है। अब इसके बाद मैं तत्व यौगिक और मिश्रण की एक MCQ की क्लास लूंगा, जिसमें आपका लगभग थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर होता चलेगा, क्योंकि प्रश्नों का सिलेक्शन इस प्रकार से करेंगे ताकि आपकी थ्योरी भी रिवाइज होती रहे और प्रश्न ऐसे लेते जाएंगे जिनके परीक्षा में आने के भी क्या रहे, संभावना रहे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाद आगे की जो क्लास पढ़ेंगे उसमें MCQ, और उसके बाद में भौतिकी से संबंधित जो आपकी गति, बल और गति, और प्रकाश से संबंधित जो फिजिक्स के चैप्टर है आपके रिट मेंस में, उनकी बात करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।